नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान की राजनीति का विवादों से शायद गहरा नाता है। कोई ना कोई विवाद हर दिन नया खड़ा होता है। अभी तो चल रहा था विधायकों सांसदों की आवाजाही इधर से उधर आना जाना कि इसी बीच में एक नया विवाद हो गया हिंदुस्तान से बाहर जाने को लेकर। हिंदुस्तान से बाहर जाने को लेकर यानी पासपोर्ट को लेकर। पासपोर्ट क्या वो ट्रैवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिर्फ है या फिर वो सिटीजनशिप के लिए भी एक सर्टिफिकेट हो सकता है। अभी आपको याद होगा चुनावों के दौरान सिटीजनशिप को लेकर और पहचान को लेकर तो बहुत सारी बातें हुई। पहले कहा गया कि आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, पैन कार्ड ये सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है। और अब सरकार ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो पासपोर्ट है वो भी सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। हालांकि ये सरकार ने नई बात नहीं कही है। जो पासपोर्ट का एक्ट है 1967 का, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन अभी 1 दिन पहले सरकार ने इस बात का जिक्र किया। इसका मतलब क्या उसकी मंशा है और क्यों वो इस पर चर्चा करना चाहती है, और क्या किसी वो नए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तान की राजनीति को और राजनीतिक मंशाओं को बहुत बारीकी से, गहराई से, साफ साफ तरीके से समझने वाले हमारे मित्र आशुतोष जी, मैंने कहा कि उनसे ही बात करते हैं अनकट विद आशुतोष में। वो इन बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या हो रहा है देश की राजनीति में और ये क्या समुंदर में कंकर फेंकने की एक्सरसाइज है। सत्येंद्र पर आप उनको देखते हैं, सत्येंद्र के फाउंडर एडिटर हैं, हिंदुस्तान की राजनीति पर उनकी बारीक नजर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोची से आप सब जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए तो कनेक्शन की प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। अब आप जैसे बड़े लोग भी कनेक्शन की, नेटवर्क की प्रॉब्लम में तो सर क्या करवा रही है आप? निश्चित तौर पर यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं इसको दो तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। एक तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यह मानना है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जबकि भारतीय जनता पार्टी दो बड़े, बल्कि मैं ये कहूं कि तीन बड़े मुद्दों में फंसी हुई है और उसका संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो राम मंदिर का जो प्रश्न है, उसने दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और हिंदुत्व का जो मर्म है उस पर जाके चोट की है और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुत्व के लिहाज से है। दूसरा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जमीन के घोटाले की बात सामने आई है, वो उसने भी दरअसल इनकी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ाई है। और एक तो मुद्दा जो लगातार चल रहा है वो है नीट और सीबीएसई को लेकर जो लगातार पेपर लीक हो रहा है। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी तीन बड़े मुद्दों पर या उनकी सरकार एक तरीके से घिरी हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट की भी एक कोशिश है कि लोगों का ध्यान इन तीन मुद्दों से हटा के कुछ नए मुद्दे क्रिएट कर दिए जाए ताकि उस पर डिबेट शुरू हो जाए और लोग इन मुद्दों की तरफ से लोगों का ध्यान न जाए। तो एक तो मुझे ये लगता है कि ये एक तो इशू डाइवर्शन आप समझते हैं? क्योंकि जब मुझे लगता है कि इशू डाइवर्जन का एक केस हो सकता है क्योंकि टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखिए कि जैसे ही राम मंदिर के सवाल पे एसआईटी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की, वो ये सवाल खड़े होने लगे कि भाई जब एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो उसके बाद जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे दरअसल कटघरे में है कि जो ये ट्रस्ट को भंग करने की जो जिम्मेदारी है या बनाने की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास या सरकार के पास है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अयोध्या के मसले बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है। तो अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय या सरकार ने ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया, जबकि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के रह चुके हैं नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर खुली डकैती हो रही। अगर खुली डकैती हो रही है, विनय कटियार जैसे लोग कह रहे सारे लोग चोर हैं, तो ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, लेकिन सरकार ट्रस्ट को भंग नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जो योगी की सरकार है, जहां अगले 5-6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वहां भी अगर आप ध्यान से देखिए तो वहां भी एफआईआर करने की जिम्मेदारी, गिरफ्तारी की जिम्मेदारी उनकी, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। चंपत राय क्या इतने पावरफुल आदमी हो गए हैं कि दरअसल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इन सब चीजों पर जहां केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और आरएसएस तीनों कटघरे में हो, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का सवाल खड़ा कर दिया है, तो ये वो सवाल है, अगर इस पर डिबेट होगी तो सरकार को फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार को नुकसान होगा, हिंदुत्व को नुकसान होगा, आरएसएस को नुकसान होगा, बीजेपी के नुकसान। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश ये भी हो सकती है कि इस वक्त मीडिया के डिस्कोर्स को बदल दिया जाए और एक ऐसे डिस्कोर्स में ले जाया जाए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे ये जो पासपोर्ट को लेकर जो डिबेट शुरू हुई है, मुझे ये एक अनावश्यक सी डिबेट लगती है। अनावश्यक सी डिबेट इसलिए लगती है कि अगर पासपोर्ट मेरी नागरिकता का पहचान नहीं है तो फिर क्या है?
क्योंकि चलिए आधार कार्ड पे आप आरोप लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड पे आरोप लगा सकते हैं, आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट पे आरोप लगा सकते हैं, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे आरोप लगा सकते हैं, आप तमाम बहुत सारे राशन कार्ड पे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट एक ऐसा कागजात है, ऐसा दस्तावेज है जो कि प्रॉपर पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट नहीं बनता, तो जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, अगर आप इसी तरीके से आपके पास संदेह है, तो क्या इसके अलावा कोई नई चीज सरकार करना चाहती है क्या? अगर मैं इस देश का नागरिक हूं या नागरिक नहीं हूं, अगर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, अगर वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नहीं, ये आदमी जेन्युइन आदमी है और इस आदमी को पासपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि भारत का नागरिक एक तरीके से है, तो इसके अलावा और क्या पड़ताल हो सकती है? और लेकिन अगर इस मुद्दे को अगर इस वक्त खड़ा किया गया तो लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। और हिंदुस्तान में जबकि एनआरसी और सीए के लाने के समय आपको मालूम हुआ कितना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर हो गया था, तो हो सकता है ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो, क्योंकि सरकार इस वक्त फंसी हुई है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा, दूसरी तरफ चंपत राय का इस्तीफा मांगा जा रहा, तीसरी तरफ जो मोहन यादव है उनका इस्तीफा मांगा जा रहा, और चौथा मोहन भागवत से सवाल पूछा जा रहा कि भाई आरएसएस रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहा। अगर ये चारों डिबेट एक साथ कंटिन्यू करेगी, टेलीविजन चैनल पर भी करेगी, तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें होंगी। तो मुझे लगता है कि एक डाइवर्जनरी टैक्टिस भी हो सकती है। ये आपकी बात, मतलब इसमें कोई खारिज करने वाली बात नहीं, ये हो सकता है ऐसा। लेकिन जो बहुत सारे मित्र लोग हैं वो ये चिंता कर रहे हैं कि कहीं पासपोर्ट के बहाने सरकार एनआरसी की एंट्री के लिए वाटर टेस्टिंग तो नहीं कर रही, क्योंकि ये कानून नया नहीं है। ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, ये मोदी सरकार ने नहीं बनाया। 1967 का जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें ही पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा गया। तो इसलिए एक तो इस बात पर कोई बात करने की, लेकिन 1967 के एक्ट की चर्चा कल की जाए, 2 दिन पहले की जाए, इसका भी तो कोई मायने होता है, केवल इशू डाइवर्जन के अलावा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मतलब बहुत सारे मित्रों की नहीं, देखिए ऐसी आशंका, संभावना, उम्मीद। देखिए कुछ चीजें होती हैं लोकतंत्र के अंदर, बहुत कुछ वो होता है जो लिखा हुआ होता है, जिसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो संविधान होता है, जो लिखी हुई बातें होती हैं, जिसके आधार पर देश चलता है, और उसके आधार पर हमारा देश चल रहा है। इंग्लैंड के अंदर तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें चल रही हैं। तो हमारा जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और साथ ही साथ जो हमारे कन्वेंशंस हैं या जो हमारी परंपराएं हैं उसको भी लागू किया जाता है। तो आजादी के बाद से अभी तक ये सवाल खड़ा ही नहीं हुआ कि भाई हमारा सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्या है। और सबको मालूम था जिसके पास पासपोर्ट है वो इस देश का नागरिक है, क्योंकि हमारा जो नागरिकता का कानून साफ तौर पे कहता है कि 1947 के बाद जो भी आदमी पैदा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है, या जो उसके बाद पैदा हुआ लेकिन जिसके माँ बाप इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, वो भारत का नागरिक है। ये एक सिद्धांत है। अब आप इसको लोगों के सिर पे खड़ा कर रहे हैं, अब आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं, नागरिक नहीं। पहले तो नागरिकता हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हुए, हम अफगानिस्तान में पैदा नहीं, हम अमेरिका में पैदा नहीं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। अब कोई मुझसे ये सबूत माने कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका सबूत दे दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप भारत के सिर। तो मैं तो नहीं दे सकता ये सबूत, कौन देगा इस बात का सबूत? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उस वक्त तो इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे जहां, और उस वक्त हमारा जो तमाम कागजात उस तरीके से नहीं थे। तो लेकिन ये माना जाता था कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट आपका सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एनआरसी एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने एनआरसी का एक पायलट प्रोजेक्ट आपने असम के अंदर किया, वहां आपने उन लोगों की पहचान की जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनकी एक लिस्ट बनाई। वो लिस्ट 16.5 लाख लोगों की लिस्ट है, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू हैं और कि मुसलमान हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है या बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन उसके बारे में सरकार कोई फैसले नहीं कर रही है। तो एनआरसी का क्या फायदा, जहां पर सबसे ज्यादा गैर भारतीय नागरिकों के रहने की आशंका जताई जा रही है, जब वहां पे आप इसको लागू नहीं कर पाए हैं, तो यहां कैसे लागू करेंगे, कैसे इस देश के अंदर तय करेंगे? तो ये जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि एनआरसी कराएगी सरकार, हो सकता है सरकार कराए, मैं इस बात को डिस्काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अप्रत्याशित कामों के लिए जानी जाती है। ये ऐसी चीजें लाके, जैसे एसआईआर, आज से पहले अगर कोई कहता कि एसआईआर इस देश के अंदर होगा तो कोई नहीं मानता, लेकिन एसआईआर किया गया, और एसआईआर पे आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तमाम तरीके की नाराजगी हो गई, विपक्ष पूरी तरीके से सिर के बल खड़ा हो गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं इसके बारे में। तो मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं कि एनआरसी की तैयारी हो सकती है, लेकिन
एनआरसी को अगर आप असम में लागू नहीं कर सकते तो फिर आप देश में कहां लागू करेंगे? क्योंकि सवाल नागरिकता की पहचान नहीं है, सवाल जो इस देश के अंदर नागरिक नहीं है उनका क्या करेंगे आप? जो 16.5 लाख की पहचान आपने असम के अंदर की, उनके बारे में आपने क्या सोचा? क्या उनके बारे में कोई डिटेंशन कैंप सेंटर बने हुए हैं? क्या जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से असम में रह रहे हैं, क्या उनको आप बांग्लादेश भेज सकते हैं? आपने एक महिला को भेजा था, लेकिन बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप उसको वापस लेके आइए। तो ये ढेर सारे सवाल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है, क्योंकि सरकार इस वक्त बुरी तरीके से घिरी हुई है। अगर कोई ये कहता सरकार घिरी हुई नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मानता। सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, विदेश नीति के मसले पे घिरी हुई है, आर्थिक नीति के मसले पे घिरी हुई है, शिक्षा नीति के मसले पे घिरी हुई है, राम मंदिर के मसले पे घिरी हुई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के सवालों पे घिरी हुई है, और आरएसएस से सवाल पूछा जा रहा। तो अब ये जो सरकार जो नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत मशहूर है, वो नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश करें। या तो सरकार ये स्पष्ट कर दे कि जो असम का आपका पायलट प्रोजेक्ट एनआरसी का था वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है और हमने कामयाबी के साथ उसको वहां लागू कर दिया, नागरिकों की पहचान कर ली, जो देश के नागरिक नहीं थे उसको या तो हमने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया या फिर हमने उनको उनके अपने देशों में भेज दिया। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें आप देश के अंदर एनआरसी लागू करेंगे? नहीं, आपकी बात मान लें, मतलब ठीक भी है कि असम में एनआरसी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो फेल हो जाने का मतलब खत्म करना तो नहीं होता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो फेल होते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। सवाल एनआरसी के फेल होने का नहीं है, सवाल यह है कि जब दुनिया भर में बहुत सारे देशों में सिटीजनशिप को लेकर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, फुल प्रूफ, पाकिस्तान जैसे देश में भी है, तो हिंदुस्तान में क्यों ना हो? और हिंदुस्तान में ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके के जो माइग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो भी आप शब्द काम करें, वो वहां रहते हैं। तो हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तानियों के लिए क्यों ना हो? देखिए विजय जी, अब आप एसआईआर करा रहे हैं ना, तो एक तरीके से एसआईआर क्या है भाई? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से आपको एंडोर्स कर दिया कि जो एसआईआर आप करवा रहे हैं उसमें जो वोटर होगा उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है, एक तरीके का आपने ये कह दिया। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि इस बात की जो पड़ताल है वो नागरिकता की पड़ताल गृह मंत्रालय करेगा। तो अब आप करना क्या चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। आप एसआईआर कराएंगे, आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, पासपोर्ट को नहीं मानेंगे, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, पैन कार्ड को नहीं मानेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे, आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे, तो आप किस चीज को मानना चाहते हैं? तो या तो आप तय कर दिए कि भाई आधार कार्ड है, अब ये नागरिकता की पहचान होगी, और अब से जिस किसी का भी आधार कार्ड गलत पाया जाएगा उसको हम इस देश की नागरिकता उससे ले लेंगे। लेकिन दोबारा लोगों की नागरिकता की पहचान करना, 140 करोड़ लोगों की नागरिकता की पहचान करना, वो सरकार जो इस देश के अंदर जनगणना नहीं करा पा रही है। आप सोचिए ये कितना गंभीर सवाल है। ये सरकार जनगणना नहीं करा पा रही है। 6 साल के बाद अब शुरुआत हुई है उसकी जनगणना की, उसमें भी आधा अधूरा हो रहा है, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कास्ट सेंसस हम करेंगे, आप कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं उसमें। तो जो सरकार जो है वो जनगणना ठीक से नहीं करा पा रही है, टाइमली नहीं करा पा रही है, वो सरकार जबरदस्ती लोगों के मुंह में एसआईआर बुलडोज करती है। 27 लाख लोगों के नाम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। इन 27 लोगों को जो सरकार से वेलफेयर मिलने वाला मेजर्स है उसकी कोई जानकारी नहीं है। कब उनको वोटर लिस्ट में बहाल किए जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट के जज जो इस मामले को सुपरवाइज कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि भाई 4 साल तक इसमें नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 140 करोड़ लोगों की नागरिकता तय करने का काम कर रहे हैं। इसको अगर उल्टे तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप कह दिए भाई आधार कार्ड, आप बहुत पहला सवाल, हम बहुत स्ट्रिक्टली नागरिकता के सवाल को लागू करेंगे और आधार कार्ड को हम नागरिकता की पहचान बनाएंगे। जिस किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड गलत पाया जाएगा, ये गलत तरीके से बना होगा, उसकी बाकायदा जांच होगी कि वो भारत का नागरिक है, नागरिक नहीं है। और अगर पाया जाएगा भारत का नागरिक नहीं है
तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका होगा, आप 140 करोड़ लोगों की पहचान करना शुरू कर दिए, हर आदमी के पीछे पुलिस लगा दीजिए, वो पुलिस जो है उसकी पड़ताल करेगी कि आदमी ठीक है नहीं ठीक है, इसके खिलाफ पुलिस के केस है, पुलिस के केस नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं नहीं मुकदमे चल रहे हैं, ये आदमी पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, इंग्लैंड से आया है, कहां से आया है, इसकी देशभक्ति पर। तो ये जो कम्बरसम प्रोसेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, इससे तो इस देश के अंदर जो विकास की कोशिश लगातार सरकार प्रॉमिस करती है, वो पूरी की पूरी व्यवस्था ही उलट पुलट हो जाएगी। तो आप सरकार की ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देना चाहते हैं। फिर क्या होगा, इस काम में कौन लगेगा भाई? पूरा पुलिस का अमला तो नहीं लगेगा, क्योंकि नागरिकता चेक करने के लिए पुलिस का अमला तो नहीं लगने वाला। आप उन्हीं स्कूल के टीचर्स को लगाएंगे, तो बच्चा स्कूल के टीचर जो अब तक पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उनकी जगह उनका काम क्या है? एसआईआर की चेक कराना। उनका काम क्या है? जनगणना के काम में लगना। उनका काम क्या है कि वो लोगों के पासपोर्ट और नागरिकता चेक करेंगे। तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब वो? और नहीं करेंगे तो आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, फिर वो आत्महत्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसको इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए और देश के विकास में अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए, वो इस तरीके के फालतू कामों में अपना वक्त जाया करे। या तो सरकार ये स्पष्ट तौर पर कहे, कोई व्हाइट पेपर लेकर आए, साफ तौर पर लेकर आए कि भाई इस देश के अंदर इतने करोड़ नागरिकों की पहचान की जानी चाहिए। या तो सरकार ये कहे कि हम असफल हो गए हैं, हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से हम माइग्रेशन लोगों को, घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। या तो सरकार ये कहे कि हम लोगों को दोबारा नहीं भेज पा रहे। भाई इनसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो तो मनमोहन सिंह का परफॉर्मेंस है, जिसने चुपचाप सारे काम कर दिए। तो एक सरकार जो घुसपैठियों का प्रश्न खड़ा करती है, उसका परफॉर्मेंस जीरो है, लेकिन हर चुनाव के अंदर मुद्दा बनाते हैं। तो या तो आपकी मंशा कुछ गलत है, या आप जो है इस देश को एक बड़े केओस में डालना चाहते हैं, क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे तो इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। सर, आपने जो बातें कही वो लॉजिकली सही हो सकती है, दिखने में सही हो सकती है कि कैसे करेंगे क्या करें। सवाल ये है ही नहीं। मैं फिर से वही मूल सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि एनआरसी हो? एनआरसी भी छोड़ दीजिए, नागरिकों की पहचान भारत के नागरिकों के तौर पे, इंडियन सिटीजनशिप के तौर पर हो। उसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उस पर अगली बार बहस करना। आप बताना प्रधानमंत्री जी को कि क्या क्या सुझाव होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अमेरिका से करवाना चाहिए, पाकिस्तान से करवाना चाहिए, आशुतोष जी से करवाना चाहिए, विजय त्रिवेदी। मेरा तो मूल सवाल है कि क्या आप इस जरूरत को समझते हैं कि नहीं समझते? बहुत सारी चीजें होती है देश में, कानून चलते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, इसका मतलब तो फिर कोई कानून ही नहीं बनाएंगे हम। और अभी तो एसआईआर सरकार ने ठीक करके दी है, चुनाव आयोग ने दी है। कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट। आप कोई काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल हो पहले सकता तो है। ये स्पष्ट हो कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, आप क्यों ये करना चाहते हैं। सरकार कहे कि हम इस वजह से करना चाहते हैं, आप, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम इस वजह से करना चाहते हैं, तो उसका एक लॉजिक होगा या लॉजिक नहीं होगा, तर्क होगा या नहीं तर्क होगा, फैक्ट होंगे या फैक्ट नहीं होंगे, सच्चाई होगी सच। आप कहेंगे बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर घुसपैठी आ गए, तो भाई उसका कोई आंकड़ा पेश करेंगे देश के सामने, कोई कमेटी बनी, या सिर्फ नारेबाजी करेंगे? आपने दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया था दिल्ली एनसीआर में कि बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के पड़ताल करेंगे। आप 2-3 जगहों पे गए, कुछ झुकी झोपड़ियों को आपने तोड़ा फोड़ा, लोगों को पकड़ा, उसके बाद कार्यक्रम क्या हुआ पता नहीं। तो कोई साइंटिफिक स्टडी तो होनी चाहिए ना भाई। कोई साइंटिफिक स्टडी करके आप ये तो बताइए कि इस देश के अंदर ये आशंका जताई जा रही कि बड़े पैमाने पर यहाँ घुसपैठिए हैं, तो उसके और लिए ये तो देश सरकार की ने अभी अर्थव्यवस्था को, डेमोग्राफिक मिशन बनाया है ना, वो भी तय कर देगा आपके सामने, वो भी आ जाएगी रिपोर्ट। नहीं, देखिए ये डेमोग्राफिक मिशन बनाया, ये सब फालतू की बातें हैं। ये डेमोग्राफिक मिशन का क्या मतलब है? सरकार कभी स्पष्ट नहीं करती। घुसपैठी आ गए, अरे भाई इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठी आ गए कि हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल रही है। क्या बेवकूफी की बातें सरकार करती है। डेमोग्राफी बदलने की जो बात है, वो मैं मान सकता हूं कि 1971 की लड़ाई के बाद बड़े पैमाने पर असम में लोग आए, बांग्लादेश से आए, वो वहां पर आपने ऑलरेडी लोगों की पहचान कर ली है। अब आप डेमोग्राफी इम्बैलेंस की बात करते हैं, तो आप सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर आप निशाना साध रहे हैं, सीधे सीधे। मैं तो ये सवाल कर सकता हूं कि डेमोग्राफी इम्बैलेंस का प्रश्न धर्म के आधार पे है क्या? कि अगर हिंदू कहीं बहुमत में है तो वहां डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं हो रहा,
लेकिन अगर किसी जिले के अंदर अगर मुसलमान बड़े पैमाने पर है तो वहां डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा। तो ऐसे कितने नहीं नहीं कितने शहर हैं इस देश के अंदर, कितने जिले हैं। यही अब आप कहेंगे ना घुसपैठिया आ गए, अरे भाई घुसपैठिया का 12 साल से तो सरकार आपने क्यों नहीं रोक पाए अभी तक? किसकी जिम्मेदारी है? क्या अमित शाह जी इस्तीफा देंगे अपने पद से जिम्मेदारी लेते हुए घुसपैठिया रोक नहीं पाए वो? तो ये सारी नहीं बातें ना, देखिए डेमोग्राफी, देखिए विजय जी, देखिए ये मैं तर्क गलत है। मुझे ऐसा मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कहना कि हिंदू अलग जगह पर बहुमत में है नहीं है, मुद्दा वो नहीं है ना। मुद्दा है कि क्या हिंदुओं का, क्या डेमोग्राफी का मतलब है कि क्या डेमोग्राफी तेजी से चेंज हुई, ये है असली मसला। नहीं, डेमोग्राफी क्यों चेंज हुई? आप किस डेमोग्राफी चेंज हुई तो किस वजह से चेंज हुई? जहां बड़े पैमाने पर हिंदू थे वहां बड़े पैमाने पर मुसलमान हो गए, यही तो आप कहना तो यही चाहते हैं आप जी। अब यही तर्क है ना कि अगर जी बड़े पैमाने पर जहां हिंदू थे वहां मुसलमान हो गए तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो भाई मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है, एक जगह कहीं इकट्ठा है तो उससे डेमोग्राफी कैसे बदल गई? और क्या मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो? तो ये बात स्पष्ट करो ना सरकार। ठीक है, ये सवाल अलग सरकार है, क्यों नहीं स्पष्ट करती? बिल्कुल ठीक सवाल है कि हिंदू अच्छा। अगर एक इकट्ठा, अगर आप देखिए, मैं विजय जी मैं बहुत साफ तौर पे कहता हूं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो वो सही है, और मुसलमान गजवा हिंद बनाने की बात कहेगा तो आप बोलोगे आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो। कल सिख बोलेंगे कि हम खालिस्तान बनाएंगे तो तोड़ने की बात करेंगे। तो तीनों चीजें गलत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करना भी गलत है, खालिस्तान बनाने की वकालत भी करना गलत है, गजवा हिंद बनाने की वकालत भी करना गलत है, क्योंकि ये देश धर्म के आधार पर नहीं स्थापित हुआ है। पाकिस्तान स्थापित हुआ है, पाकिस्तान में क्या हश्र हो रहा आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, वो बर्बाद हो रहा। तो अगर आप हिंदू धर्म के आधार पर अगर आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो फिर इस देश के अंदर हर धर्म के लोग अपने हिसाब से एक राष्ट्र राज्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात आप कहना तो चाहते हैं, खुलकर कहिए ना कि इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए खतरा है, इसलिए उसका एकजुट होना गलत है। जो गोलवलकर में कम से कम इतनी ईमानदारी तो थी, मैं गोलवलकर को ईमानदार हिंदुत्ववादी मानता हूं, बाकी के जो हिंदुत्ववादी वो सब बेईमान हिंदुत्ववादी है। गोलवलकर में ईमानदारी थी, उन्होंने किताब में लिखा कि भाई हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियन और साम्यवादी। उन्होंने लिखा कि जहां मुसलमान इकट्ठा होते वहां मिनी पाकिस्तान बन जाता है। इतनी ईमानदारी तो उनके अंदर थी। इस वक्त जो आरएसएस के प्रमुख बने हुए हैं वो तो कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, वो तो कहते हैं हमारा डीएनए एक है। एक तरफ आप कहते हैं हमारा डीएनए एक है, दूसरी तरफ कहते हैं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बढ़ रहा। अगर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बाहर से आए हुए लोगों की वजह से बढ़ रहा है तो मैं इस सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा। मैं 24 घंटे सरकार के साथ काम करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो भारतीय हैं उनको रहने का अधिकार है और यहां विदेशी आके नहीं रह सकता। मैं वहां पर खड़ा हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुसलमान एक जगह अगर रह रहा है तो फिर वो देश के लिए खतरा है, तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप मुसलमान की देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। और अगर आप खड़े कर रहे हैं और इस बात को आप खुलकर नहीं कह रहे हैं तो आप अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि गोलवलकर अपनी विचारधारा के प्रति ज्यादा ईमानदार थे, बशर्ते गोलवलकर के बाद के आने वाले सारे आरएसएस के और बीजेपी के बड़े नेता, क्योंकि नहीं कहते इतनी बात, कहते वही बात है, खुलकर कहने की हिम्मत नहीं। बाबरी मस्जिद गिराई, हिम्मत नहीं है आपके अंदर कहने की बाबरी मस्जिद हमने गिराई है किसी में तो बोल। आपने आरएसएस से किसी बड़े नेता को सुना कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई? डंके की चोट पर थी हिम्मत इनके अंदर। अगर विचारधारा के प्रति ईमानदार होते तो कहते हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई, डंके की चोट पर गिराई, और जो भी कीमत होगी हम वो अदा करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे जेल भेज दीजिए, मैं अपने हिंदुत्व के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। आरएसएस की दिक्कत क्या है? कहती कुछ है, करती कुछ, सोचती कुछ और है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का सवाल है, ये एक कुत्सित जो है प्रयास है कि आप मन से, दिल से आप मुसलमानों से नफरत करते हैं और उसको चूंकि आप खुलकर कह नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है जो गोलवलकर में ईमानदारी थी। उनके अंदर ये हिम्मत थी, उनके अंदर अपनी विचारधारा को लेकर प्रतिबद्धता थी और इसलिए वो खुलकर कहते थे। उन्होंने किताब भी लिख डाली।
आज के आरएसएस प्रमुख तो कहते हैं सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो चाहे मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो रहा हो, चाहे हिंदू एक साथ इकट्ठा हो रहा हो, उससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस कैसे बिगड़ेगा भाई? सब भारतीय हैं, भारतीयों को कहीं भी रहने का, या तो संविधान बदल दीजिए कि मुसलमानों के इन 3 इलाकों में रहने का अधिकार, बाकी जगह नहीं रह सकते। हिम्मत तो करके दिखिए। तो ये जो तर्क भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार लाके करती है ना, दरअसल ये अपनी विचारधारा के प्रति ईमानदार नहीं है, इनके अंदर वो प्रतिबद्धता नहीं है जो होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, वैसे मैं लंबी बात चाहता था क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने छेड़ दिया, लेकिन फिर भी एक सवाल, जब आपने ये पूछा कि सरकार ये बताए कि वो क्यों करना चाहती है एनआरसी या सर्टिफिकेट बनाना चाहती है नागरिकता का, तो ये सवाल भी बनता है कि क्यों नहीं बनाया जाए, आप बताइए। नहीं, मैंने कहा ना कॉज एंड इफेक्ट, मैं कह रहा हूं कॉज एंड इफेक्ट। आप कोई काम करना चाहते हैं, अचानक तो नहीं करना चाहते, कारण बताइए ना भाई। लोकतंत्र है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, आपको नहीं, बताना वो तो पड़ेगा। ठीक है, वो तो सरकार बताएगी, लेकिन आप क्यों चाहते हैं? आपको क्या डर है कि नहीं हो? आपके पास क्या तर्क है कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार नहीं है। मैं उन सरकारों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूं जो ईमानदारी से काम करते हैं। ये ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते तो साफ तौर पर ये कहते कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुसलमान है ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आपके अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए आप दूसरे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आप कहीं ना कहीं जो ये डिलिमिटेशन का सवाल है उसके बहाने आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सरकार की सबसे बड़ी जरूरत ये होनी चाहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, भारत दुनिया के नक्शे पर कैसे एक बड़ी बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। हम आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर बहुत पीछे होते जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमसे आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। हमारी आर्थिक हम एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम जो हैं वो लगातार अलग थलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा रुपया 100 के पार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमने जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो हमने 10 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। आज जॉबलेसनेस बढ़ रही है। आपको पेपर लीक बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है। यानी इस देश की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, उसको पेपर लीक रोकने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही, और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मतलब एक जमाना यह था कि जब दंगों को रोकने के लिए जब सेना को सड़क पे बुलाया जाता था तब यह सवाल खड़ा होता है कि भाई आप सेना को नागरिक के काम में मत लगाइए। जो उनकी जिम्मेदारी है सीमा की रक्षा करना, वहां वो उनकी जिम्मेदारी है। या तो सरकार मान ले कि हमारे बस का नहीं अब इस देश के अंदर पेपर लीक को रोक पाना। हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो बेकार हो गई, पूरी तरीके से चौपट हो गई है। आप वायुसेना को बुलाते हैं और हमारे यहाँ इस कदर दिवालियापन और बैंकरप्सी पत्रकारिता के क्षेत्र में कि उसको कहा जा रहा है देखिए सेना की मदद लेके प्रधानमंत्री जी कितने वो है। अरे प्रधानमंत्री जी पहले ये मान लें कि आप पेपर लीक आपसे नहीं रुक रहा। आप देश क्या चलाएंगे जब आपसे पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, उसके लिए आपको सेना की मदद लेनी पड़ रही है, तो आप देश कैसे चलाएंगे? लेकिन है ये डिबेट नहीं होती इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर पत्रकारिता भी अब बेईमान हो गई पूरी तरीके से। ईमानदारी तो खत्म हो गई है। बेईमान है, मैं गोलवलकर को ज्यादा ईमान, पत्रकारिता को बेईमान में इसलिए नहीं कहता आपके सामने, क्योंकि सर पत्रकारिता को बेईमान आजकल में इसलिए नहीं कहता क्योंकि ज्यादातर संपादक आपके चेले रहे हैं। वो सब गुरु दक्षिणा आपको दी होगी, उन्होंने नहीं दी, मुझे पता नहीं ये जो आरोप है मेरे ऊपर, मैं उसको पूरी तरीके से सिरोधार करता हूं। मैं गुरु के तौर पर असफल साबित हुआ, मैं मानता हूं इस बारे में, मैं पूरी तरीके से असफल साबित हुआ। लेकिन आप मेरे ऊपर ही आरोप लगा के देखिए कि क्या मैं पत्रकार के तौर पर, आज भी मेरे अंदर और आपके अंदर विजय जी, मैं आपका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि आपके अंदर भी वो बिल्कुल मैं अपने आप को देखता हूं कि जो सच है वो आप कहते हैं। जब इस देश के अंदर सच कहना अपराध हो जाए, जब सच कहने से लोगों को डर लगने लगे कि वायुसेना की मदद ली जा रही है और आप खुश हो रहे हैं, आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। पहले तो दंगों में अगर सेना को बुलाया जाता था, आपने तो कवर किया है, जब दंगों में बुलाया जाता था तब ये डिबेट होती, सवाल होता था। सिविलियन मामलों में सेना की, सिविलियन मामलों में आज
पेपर लीक को रोकने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा असफलता, नाकामी किसी सरकार की हो नहीं सकती, और खासतौर पर उस सरकार की जो अपने आप को महाबली समझते हैं। ठीक, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना दूर रहकर भी हमारा आग्रह को स्वीकार किया और बात की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आशुतोष जी की तरह जहां भी रहें सच बोलते रहिए, दमदार तरीके से। और आशुतोष जी